जापान और चीन के बीच फिर टेंशन बढ़ गई है। अगर इन दोनों देशों के बीच युद्ध छिड़ जाए तो कौन जीतेगा? एक तरफ 2 मिलियन सैनिक, दूसरी तरफ सिर्फ 2.5 लाख। 2025 का ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स कहता है कि चीन का पावर इंडेक्स 0.0788 है और जापान का 0.1645। जितना कम नंबर उतनी ज्यादा ताकत। मतलब पेपर पर चीन जापान को कुचल सकता है, लेकिन रुकिए। नवंबर 2025 में जापान की प्रधानमंत्री सना ताकाइची ने खुलेआम कह दिया कि अगर चीन ताइवान पर हमला करेगा तो जापान सीधे युद्ध में कूदेगा। जवाब में चीन ने सेनकाकू द्वीप के आसपास 4 युद्धपोत और 12 लड़ाकू विमान भेज दिए। सवाल यह है कि क्या जापान सच में चीन को रोक सकता है? सबसे पहले सैनिकों की संख्या देखिए। चीन के पास 20,35,000 एक्टिव सैनिक हैं। जापान के पास सिर्फ 2,47,000। मतलब एक चीनी सैनिक पर 10 जापानी भी नहीं पड़ते। रिजर्व मिलाकर भी चीन के पास 30 लाख से ज्यादा तैयार सैनिक हैं। लेकिन यहीं पर पहला ट्विस्ट आता है। जापान के हर सैनिक को कम से कम 4 साल की हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग मिलती है। चीन के ज्यादातर सैनिक 2 साल की अनिवार्य सेवा के बाद घर चले जाते हैं। यानी क्वांटिटी में चीन, क्वालिटी में जापान। अब देखते हैं असली गेम चेंजर कौन है। डिफेंस बजट 2024 में चीन ने $314 बिलियन खर्च किए, जापान ने सिर्फ 55 बिलियन। लेकिन जापान का हर डॉलर तकनीक में लगता है। 2025 में जापान अपना सबसे बड़ा डिफेंस बजट ले आया है, 21% का इजाफा। स्पेस डिफेंस में 115% और साइबर डिफेंस में 29% की बढ़ोतरी। इसी 2000 साल जापान ने ओकिनावा में 7th मिसाइल रेजिमेंट खड़ी की, जिसके पास हाइपरसोनिक एंटी शिप मिसाइलें हैं जो चीनी एयरक्राफ्ट कैरियर को 1000 किलोमीटर दूर से उड़ा सकती हैं। क्या आप जानते हैं कि जापान के पास दुनिया के सबसे खतरनाक सबमरीन फ्लीट में से एक है? अगले 60 सेकंड में पता चलेगा। जापान के पास 24 अत्याधुनिक डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन हैं, ताइगेई क्लास। इतनी खामोश कि चीन के सोनार उन्हें 50 किलोमीटर के अंदर भी नहीं पकड़ पाते। दूसरी तरफ चीन के पास 61 सबमरीन हैं, जिनमें 12 न्यूक्लियर हैं। लेकिन न्यूक्लियर सबमरीन को चलाने के लिए बहुत शोर होता है। मतलब जापान की सबमरीन चीनी कैरियर ग्रुप को चुपके से घेर कर टॉर्पीडो से उड़ा सकती हैं। अभी तक चीन के तीनों एयरक्राफ्ट कैरियर में से एक भी जापान के सबमरीन रेंज से बाहर नहीं निकल पाया। अब आते हैं हवा पर। चीन के पास 3,300 से ज्यादा मिलिट्री एयरक्राफ्ट हैं। जापान के पास सिर्फ 1,459। लेकिन जापान दुनिया का सबसे बड़ा F-35 ऑपरेटर बनने की राह पर है। अमेरिका के बाहर कुल 147 F-35 स्टील्थ फाइटर्स का ऑर्डर, 105 F-35 कन्वेंशनल टेक ऑफ वाले और 42 F-35B वर्टिकल लैंडिंग वाले 2025 तक 60 से ज्यादा डिलीवर हो चुके हैं, जिसमें अगस्त में न्यूटाबारू एयरबेस पर पहले 3 F-35B उतारे गए। ये F-35B इजुमो क्लास हेलीकॉप्टर कैरियर JS इजुमो और JS कागा से सीधे उड़ान भर सकेंगे, जो अब लाइट एयरक्राफ्ट कैरियर में तब्दील हो रहे हैं। इजुमो का दूसरा फेज मॉडिफिकेशन चल रहा है, जिसमें हीट रेजिस्टेंट डेक, नई लाइटिंग और बाव मॉडिफिकेशन शामिल हैं। पूर्ण रूप से 2027 तक तैयार। कागा ने अक्टूबर 2024 में US F-35B टेस्टिंग पूरी की और 2025 से जापानी पायलट ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी। ये कन्वर्जन जापान को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पहली बार शिपबोर्न फिक्स्ड विंग एविएशन देगा, खासकर ताइवान स्ट्रेट के पास द्वीपों की डिफेंस के लिए। दूसरी तरफ चीन का सबसे नया कैरियर फुजियान अभी इंटेंसिव सी ट्रायल्स में है। इसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैटापल्ट सिस्टम एमल्स 3 लाइन वाला है, जो J-15, J-35 स्टील्थ फाइटर और KJ-6 100 अवैक्स को भारी पेलोड के साथ लॉन्च कर सकता है। लेकिन रिपोर्ट्स कहती हैं कि नंबर 2 और 3 कैटापल्ट लैंडिंग स्ट्रिप से ओवरलैप करते हैं, जिससे लैंडिंग के दौरान इनका इस्तेमाल मुश्किल। एक पूर्व US कैरियर ऑफिसर के मुताबिक फुजियान का सॉर्टी जनरेशन रेट 50 साल पुराने US निमित्तज क्लास का सिर्फ 60% है।
क्या ये सिर्फ तकनीकी समस्या है या डिज़ाइन फ्लॉज और ट्रेनिंग की कमी से चीनी नेवी की प्रोजेक्शन कैपेबिलिटी सीमित रह जाएगी? जवाब आगे। अब सबसे बड़ा सवाल, न्यूक्लियर हथियार। चीन के पास 2025 में 500 से ज्यादा न्यूक्लियर वारहेड हैं, जो 2030 तक 1000 हो जाएंगे। जापान के पास एक भी नहीं, लेकिन जापान के ऊपर अमेरिका का न्यूक्लियर अम्ब्रेला है। ओकिनावा और योकोसुका में अमेरिका के 55,000 सैनिक तैनात हैं। अगर चीन जापान पर न्यूक्लियर हमला करता है तो अमेरिका तुरंत जवाब देगा, और अमेरिका के पास 5,400 न्यूक्लियर वॉरहेड हैं। यानी चीन जापान को मार भी ले तो खुद मिट जाएगा। अब समझ आए कि यूएस के लिए 2004 है। जापान इतना कॉन्फिडेंट क्यों है? लेकिन युद्ध सिर्फ संख्या और तकनीक से नहीं जीते जाते। जियोग्राफी भी देखिए। जापान चारों तरफ समुद्र से घिरा द्वीप है। चीन को जापान पर हमला करने के लिए पहले समुद्र पार करना पड़ेगा, और समुद्र में जापान की माया क्लास, एजिस डिस्ट्रॉयर और एसेव सुपर डिस्ट्रॉयर तैनात हैं। एक आसेव डिस्ट्रॉयर अमेरिका के अर्ली बर्ग क्लास से 1.5 गुना भारी है और 96 SM-6 मिसाइलें ले जा सकता है। चीन के DF-17 हाइपरसोनिक मिसाइल को भी ये रोक सकते हैं। मतलब चीन का पहला हमला ही जापान की समुद्री दीवार से टकरा कर रह जाएगा। लेकिन एक चीज अभी बाकी है जो पूरी तस्वीर बदल देगी। चीन के पास दुनिया का सबसे बड़ा नेवी है, 730 से ज्यादा जहाज, लेकिन ज्यादातर छोटे कोस्टल वेसल हैं। जापान के पास सिर्फ 155 जहाज, लेकिन हर जहाज ओशन गोइंग और हाईली एडवांस्ड। चीन अगर ताइवान पर हमला करता है तो उसे अपना 70% नेवी साउथ चाइना सी और ताइवान स्ट्रेट में लगाना पड़ेगा, तब जापान पीछे से हमला कर सकता है। और सबसे खतरनाक बात, जापान ने 2025 में टाइप 12 एंटी शिप मिसाइल की रेंज 1000 किलोमीटर से बढ़ाकर 1500 किलोमीटर कर दी है। मतलब शंघाई पोर्ट भी अब जापान की रेंज में आ गया है। क्या चीन ये रिस्क ले सकता है? अब सबसे डरावना सिनारियो, अगर युद्ध हुआ तो पहले 72 घंटे में क्या होगा? चीन 2000 मिसाइलें जापान पर दागेगा। जापान के एजिस सिस्टम 70% को रोक लेंगे। बाकी से टोक्यो और योकोहामा में भारी नुकसान होगा। लेकिन उसी समय जापान की सबमरीन चीन के तीनों कैरियर को डुबो देंगी। अमेरिका के 7वें फ्लीट के साथ मिलकर जापान ईस्ट चाइना सी को सील कर देगा। चीन का तेल और गैस इंपोर्ट रुक जाएगा। 30 दिन में चीन की अर्थव्यवस्था ध्वस्त। क्या चीन इतना लंबा युद्ध लड़ सकता है? 2025 की जापान डिफेंस व्हाइट पेपर में चीन को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद का सबसे बड़ा रणनीतिक खतरा बताया गया है। अब जापान सिर्फ बचाव नहीं, काउंटर स्ट्राइक क्षमता बना रहा है। ब्रिटेन इटली के साथ जी-कैप 6ठी पीढ़ी का स्टील्थ फाइटर 2035 तक आएगा। 2025 में ही इंजन और सेंसर कंसोर्टियम फाइनल हो चुके हैं। चीन का JBS अभी भी इंजन रिलायबिलिटी, सिग्नेचर रिडक्शन और मेंटेनेंस में कमजोर है। अगले दशक में जापान टेक्नोलॉजी में चीन से आगे निकल जाएगा, क्योंकि उसकी नई जॉइंट कमांड, हाइपरसोनिक वेपन्स और क्वाड ऑकुस इंटीग्रेशन से डिटरेंस कई गुना बढ़ रही है। तो अंत में जवाब, अगर अकेले लड़ाई हुई तो पहले कुछ दिन चीन आगे रहेगा, लेकिन अमेरिका के शामिल होते ही चीन के लिए जीतना नामुमकिन। जापान की रणनीति है कि चीन को इतना नुकसान पहुंचाओ कि वो युद्ध शुरू ही न करे, और यही डिटरेंस काम कर रहा है। अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि अगले हफ्ते हम ला रहे हैं भारत बनाम चीन 2025 पूरा मिलिट्री ब्रेकडाउन। कमेंट में लिखिए आपको अगला मुकाबला किस किस देश का देखना है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।